Hello everyone, welcome back to our channel CSE Concepts with Parinta. Guys, in today's video we are going to learn in detail about, as you can see here, Python variables, Python expressions as well as Python statements. So guys, before starting this video, I am assuming that already you know what Python is, why we are using it, what are the advantages, disadvantages and important features of Python. If you don't know them yet, I will give that video link in the I button. Please go and check out that video, because before starting Python in detail, you should be knowing what is Python and why we are learning Python. Why is it so much useful? Fine. तो आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कैसे हम उसको रन कर सकते हैं, कौन कौन से आईडीई अवेलेबल है. फाइन. उसके बाद ये वीडियो आप स्टार्ट कीजिएगा. इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं पाइथन के वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. फाइन. पाइथन में कोड करने के लिए चालू करने के पहले काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. So let's get started. First of all, let's learn about variables. So what is variable? अगर आपने पहले कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा, C, Java, C++, .NET कोई भी, तो वेरिएबल इज समथिंग जो आपको पता ही होगा ये क्या है, बिकॉज सारे लैंग्वेजेस में हम लोग ये वेरिएबल्स यूज करते हैं. सो व्हाट इज वेरिएबल? A variable is a named place in the memory where programmer can store data and later retrieve that data using the variable name. So it is very basic that variable क्या है. कोई भी अगर आपको वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो वैल्यू आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हैं. किसके हेल्प से? वेरिएबल के हेल्प से. तो वेरिएबल बेसिकली क्या है? कोई भी मेमोरी को हम एक नाम दे देंगे जिसको हम वेरिएबल नेम बोलेंगे, और वो वेरिएबल नेम के अंदर हम असाइन करेंगे हमारे वैल्यू को, और फिर आपको कभी भी वो वैल्यू रिट्राइव करनी हो, कोई और ऑपरेशन में यूज़ करना हो, तो वो वेरिएबल के नेम से आप उसको फेच कर सकते हो. ठीक है. प्रोग्रामर्स गेट टू चूज द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल का नाम क्या होगा वो आपको खुद को ही चूज करना है. जनरली जैसे मैंने देखा है, जनरली स्टूडेंट्स नेम देते हैं आई, जे, के, इस तरीके से कोई भी वेरिएबल का नेम दे देते हैं. बट द स्टैंडर्ड वे टू नेम अ वेरिएबल इज एज पर इज यूसेज, राइट. जैसे कोई रिजल्ट का आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसको नाम दो रिजल्ट डेटा, टेम्पररी डेटा, राइट. इस तरीके से आप प्रैक्टिस रखो कि इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट नेम्स दो अपने वेरिएबल्स को. फाइन. बट वो तो बस मैंने स्टैंडर्ड बताया, बट एट द एंड इट इज़ योर चॉइस. आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल्स को. वेरिएबल्स इन पाइथन आर डायनेमिकली टाइप्ड. तो गाइस ये थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो डायनेमिकली टाइप्ड है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डायनेमिकली टाइप्ड? तो डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या है? पाइथन में वेरिएबल्स को हम स्टेटिकली पहले से डेटा टाइप नहीं देते. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने सी, जावा, C++ इनमें से कोई भी लैंग्वेजेस में काम किया है तो आपको पता होगा वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम आप लोगों को एक डेटा टाइप देना पड़ता है उन लैंग्वेजेस में, राइट. लाइक इंट आई, राइट, कैरेक्टर जे, इस तरीके से. मतलब वो कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, पहले ही आपको बताना पड़ता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, और फिर आप बाद में उसमें वैल्यू डाल सकते हो. बट पाइथन में क्या है? आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है, राइट. आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इस तरीके से, इधर देखिए जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल सकते हो पाइथन के वेरिएबल्स में, और जैसे जैसे आप वैल्यूज़ डालोगे ना उस हिसाब से वो डेटा टाइप लेता रहेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक्स को वैल्यूज़ दे दी 12.2, तो जैसे ही आपने ये 12.2 वैल्यू असाइन किया है एक्स में, ऑटोमेटिकली एक्स जो है वो फ्लोट डेटा टाइप ले लेगा. जैसे ही यहाँ पे 14 या 100 आपने स्टोर करवाया है, ये दोनों इंटीजर है, तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज असाइन किए हैं ऑटोमेटिकली ये दोनों जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप के हो गए. फाइन. तो पाइथन में आपको अलग से डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. जैसे जैसे आप वैल्यूज़ दोगे, जिस जिस टाइप के वैल्यूज़ दोगे उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स हैं उनके डेटा टाइप फिक्स हो जाएंगे. तो इसीलिए पाइथन, इसका मतलब क्या है कि जब आप कोड लिख रहे हो तब आपको स्टैटिक डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल्स को. इसीलिए वो कब होते हैं? वो रन टाइम में डायनेमिकली होते हैं. इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स इन पाइथन आर डायनेमिकली टाइप्ड. गॉट इट? सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन अ लेटर स्टेटमेंट. तो वेरिएबल का मतलब ही ये है कि वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना दैट कैन कीप ऑन वेरिंग, वो चेंज होते रह सकते हैं. मतलब जैसे पहले आपने लिखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा x इक्वल टू 12.2, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपने लिखा x इक्वल टू 100. तो इसके बाद आप जब भी x की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे या फेच करवाओगे आपको वैल्यू मिलेगी 100.
ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट वाला रिसेंट वाला जो भी वैल्यू होगा ना वो आपका फाइनल वैल्यू होगा। इस तरीके से आपके ज़रूरत के हिसाब से आप वैल्यूज़ को चेंज करते जा सकते हो इन केस ऑफ वेरिएबल्स। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेरिएबल्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये वेरिएबल क्या है वो तो हमने देख लिया, बट वेरिएबल को हमने इसके पहले वाले स्लाइड में क्या लिखा क्या देखा है, ये सेकंड वाले पॉइंट में, कि प्रोग्रामर्स गेट टू चूज द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल के नेम क्या होंगे वो प्रोग्रामर्स खुद चूज कर सकता है। बट गाइज उसके बिना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब वेरिएबल के नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बट देर आर सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कैसे क्राइटेरिया? तो वेरिएबल के जो नेम्स होंगे उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे डिफाइंड है। इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब आपका वेरिएबल नेम जो है वो कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर या फिर लेटर इन द सेंस स्मॉल a to z या फिर कैपिटल A to Z से ही स्टार्ट होना चाहिए। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो ओवरऑल आपका जो पूरा वेरिएबल नेम है उसके अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। क्या क्या? अंडरस्कोर, स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z और 0 to 9 कोई भी नंबर, ये सारी चीज़ें आपके वेरिएबल में हो सकती है। उसका मतलब क्या है? इसके अलावा कुछ भी आपके वेरिएबल नेम में नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे अंडरस्कोर अलाउड है, बट उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है ना वो आपके वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। मतलब इस तरीके का जो कैरेट होता है, कैरेट, या फिर जो हैश साइन हम बनाते हैं, हैश, परसेंटेज, डॉलर, फाइन, ये सारे जो भी साइन है, ये सारे जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम इनको बोलते हैं, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। गॉट इट? ये कैरेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये वाले कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपके वेरिएबल नेम में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? सिर्फ 0 to 9, स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z एंड अंडरस्कोर, सिर्फ इतनी चीज़ें ही अलाउड है। उसके अलावा वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव। व्हाट डू वी मीन बाय केस सेंसिटिव? कि लाइक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर आप यहाँ पे क्या लिखते हो उससे फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है ABC, अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है स्मॉल लेटर में ABC, तो उसको जब आप फेच करवाओगे ना तब आपको स्मॉल ABC लिख के ही फेच करवाना पड़ेगा। अगर आप एक जगह पे डिक्लेयर कर रहे हो स्मॉल ABC और कॉल करते टाइम आपने कैपिटल ABC या इस तरीके का कुछ लिखा तो वो कॉल नहीं कर पाएगा और आपको एरर दे देगा। गॉट इट? तो पाइथन में आपको ये ध्यान रखना है, पाइथन इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, आपको वो उसी तरीके से लिखना होगा जितनी बार भी आप वो वेरिएबल नेम लिख रहे हो या कोई भी कीवर्ड लिख रहे हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये केस सेंसिटिव है, इसमें केस मैटर करता है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं गुड, बैड और डिफरेंट वेरिएबल नेम्स के। मतलब अगर इस तरीके के कोई वेरिएबल नेम्स है, ये सारे गुड या वैलिड वेरिएबल नेम्स है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए इसमें सिर्फ स्मॉल लेटर्स है, इसमें भी सिर्फ स्मॉल लेटर्स है, इसमें स्मॉल लेटर्स और नंबर है जो अलाउड है, और इसमें अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स है जो अगेन अलाउड है। बट ये जो है ये बैड या फिर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है। ये क्यों इनवैलिड है? बिकॉज ये यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 स्पैम, ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट इट इज नॉट अलाउड। हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी लिख दिया है कि इट मस्ट स्टार्ट विद आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है ये इनवैलिड है। सेकेंड, इसमें हैशटैग यूज किया है, हैश का साइन यूज किया है, विच इज अगेन नॉट अलाउड। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे where.12, ये क्यों इनवैलिड है? बिकॉज यहाँ पे डॉट है, डॉट इज अगेन अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज नॉट अलाउड इन योर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों जो है ये इनवैलिड है। तो आपको एग्जाम में या वाइवाज में इस तरीके की भी थोड़े बहुत वेरिएबल नेम्स दे सकते हैं और आपको बोला जा सकता है कि आप बताइए इनमें से कितने या कौन से वैलिड है और कौन से इनवैलिड है, ठीक है। तो आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप इजीली बता सकते हो। फिर डिफरेंट, ऑब्वियसली बिकॉज हमने बता दिया ऑलरेडी कि वेरिएबल नेम्स जो है पाइथन में वो केस सेंसिटिव होंगे, इसीलिए आप इस तरीके से सारे छोटे में स्पैम लिखो या कैपिटल लेटर पहला लिखो और बाकी सारे छोटे लिखो या सारे कैपिटल लेटर्स लिखो, ये तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। दीज 3 आर कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज इन केस ऑफ पाइथन। भले यहाँ की स्पेलिंग सेम है, बट क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग काउंट होगा पाइथन में अगर आप लिखते हो तो। फाइन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है कांस्टेंट।
तो कॉन्स्टेंट्स क्या है और पाइथन में हम कॉन्स्टेंट कैसे लिखेंगे? तो गाइस कॉन्स्टेंट क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। कॉन्स्टेंट क्या है? वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जो ग्लोबल वैल्यूज है, जो हम एक बार असाइन कर देते हैं और बार बार चेंज नहीं करते या नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ठीक है। तो पाइथन कॉन्स्टेंट्स आर बेसिकली दोज वेरिएबल्स हुज वैल्यूज डू नॉट change during the program implementation. Fine, as we know constant का मतलब ही ये होता है its values do not change during the program implementation. The first and foremost thing to remember while declaring Python constants is that the constant values should always be declared in the capital letters or uppercase. तो गाइस पाइथन में ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप लोगों ने दूसरे लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग की होगी तो जनरली उसमें ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये फिक्स नहीं होता, बट पाइथन में ये फिक्स्ड है कि जब भी आप कोई कांस्टेंट की वैल्यू दे रहे हो तब कंपलसरी वो कांस्टेंट का जो वेरिएबल नेम है वो आपको कैपिटल लेटर में या अपर केस में ही लिखना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल देखिए, पाई और ग्रेविटी का एग्जांपल दिया है, तो पी आई पाई और ये ग्रेविटी, ये दोनों पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। फाइन, बिकॉज पाइथन में ये क्राइटेरिया ही है कि जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, वेरिएबल होगा, वो सारे कैपिटल लेटर्स में ही आपको डिफाइन करने हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट वैल्यूज को। Now the first step is to create a new Python file called constant.py. तो guys ये again कोई भी अगर आप Python फाइल बनाते हो तो वो Python फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .py। जैसे HTML में होता है .html, C में होता है .c, उसी तरीके से Python में कोई भी अगर आप Python फाइल बनाते हो न्यू तो उसका एक्सटेंशन होगा .py। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको आपका constant.py कोई भी एक कॉन्स्टेंट फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसके अंदर वो जो कांस्टेंट के लिए आप पाइथन फाइल बना रहे हो उसके अंदर आप सारे आपके जो भी कांस्टेंट वेरिएबल्स और वैल्यूज है वो स्टोर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे constant.py आप बना दोगे और ये जो दो वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, पाई और ग्रेविटी, ये जो है ये चीज़ हम लिखेंगे constant.py के अंदर, ठीक है। अब we should always remember that the constant value should be fixed and not changeable. Also, as seen in the snapshot, both the constants have been named in capital letters or uppercase. तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यूज है जो चेंज नहीं हो सकते, पाइथन में उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो भी constant.py फाइल आप बनाओगे उसके अंदर आपको ये वैल्यूज लिखना है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो हमने लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यूज हमने डिफाइन कर दिए, बट अब उसको रिट्राइव कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं उसको हम रिट्राइव कैसे करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अनदर फाइल नेम्ड मेन फाइल .py, ठीक है। तो इसके पहले हमने जो फाइल बनाया था वो तो हमारा कांस्टेंट फाइल था, अब हम हमारा जो है मेन फाइल बना देंगे। लेट्स से हम उसका नाम डाल रहे हैं मेन फाइल .py and add the code, which means to say we will import the constant values to the main file and later print the constants. तो देखिए जो आपका कांस्टेंट वाला फाइल होगा उसमें सिर्फ इस तरीके से जहाँ जो नीचे दिखा हुआ है उसमें सिर्फ इस तरीके से जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल होगा वो वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, उतना ही हम लिखेंगे। अब ये वाले जो वैल्यूज़ है वो अगर आपको यूज़ करना हो आपके फाइल में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो भी कांस्टेंट फाइल था ना उसको आपको इंपोर्ट करना होगा, बिकॉज जब तक आप किसी फाइल को इंपोर्ट नहीं करोगे उसके अंदर के वैल्यूज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमारा जो constant.py फाइल था उसको हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट कांस्टेंट, और फिर एक बार आपने वो फाइल को इंपोर्ट कर दिया फिर आप डायरेक्टली उसके वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से फाइल नेम डॉट वेरिएबल नेम, फाइल नेम डॉट वेरिएबल नेम। गॉट इट? तो ये दोनों को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो वो क्या करेगा, ये कांस्टेंट नाम की जो फाइल है वहाँ जाएगा, उसके अंदर ग्रेविटी नाम की जो वेरिएबल है उसका वैल्यू लेके आएगा और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच कॉन्स्टेंट्स वर्क इन पाइथन। आई होप इट इज क्लियर। अगर कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं है, आपको कोई डाउट है तो साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में पूछते जाइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। अब देख लीजिए रिजर्व्ड वर्ड्स। पहली बात तो हमने ये देख लिया कि वेरिएबल नेम अगर हमको देना हो तो उसके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या चीज़ें हमको टेक केयर करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी हमने रूल्स देख लिए। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जो आप डायरेक्टली एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो इधर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इन
ये जो नेम्स है ये एक्चुअली कीवर्ड्स है पाइथन में, तो एग्जैक्टली एज इट इज आप वेरिएबल नेम नहीं डाल सकते। मतलब आप आपके कोई भी वेरिएबल का नाम एंड नहीं डाल सकते, DEL नहीं डाल सकते, फॉर नहीं डाल सकते, इस तरीके से, राइट। बिकॉज ये जो कीवर्ड्स है इनका ऑलरेडी कोई ना कोई पर्पस है पाइथन में, ये दूसरे अपने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, और इसीलिए वेरिएबल नेम में इनका यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ये अगेन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये थोड़े वेरिएबल्स आप देख लीजिए, नॉर्मल वेरिएबल्स है जो हम यूज करते हैं, लाइक इफ, एल्स इफ, व्हाइल, इंपोर्ट, फाइनली, डिलीट, एंड, फॉर, राइट। ये सारे वर्ड्स मोस्टली आपको पता ही होगा, तो ये इनके स्पेसिफिक पर्पसेस है, इसीलिए वेरिएबल नेम में दीज कैन नॉट बी यूज्ड। नाउ सेंटेंसेस और लाइन्स, इट्स वेरी सिंपल। इट्स लाइक अगर इस तरीके का कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हो x = 2, तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ, असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये एक। बट इस तरीके से अगर वो बंच आप लिखते हो तो दीज आर एक्चुअली द सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले आपने x को असाइन करवाया है कोई एक्सप्रेशन से, और फिर उस x को आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ नथिंग मच। देन देख लेते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सो अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर, यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर, ये जो इक्वल टू हम लिखते हैं जनरली इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, फाइन। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से कोई भी वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको पता ही होगा, हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल लिख दे कि x = लेट्स से कोई भी वैल्यू x = लेट्स से 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1 एक वैल्यू है जो हम x वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं इक्वल टू के हेल्प से, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। तो इस तरीके से कोई डायरेक्ट वैल्यू भी आप आपके वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, या इस तरीके का बड़ा पूरा कोई एक्सप्रेशन या ऑपरेशन भी आप स्टोर कर सकते हो आपके वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो बस आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू, और इसका डिफरेंट यूजेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कि कोई भी वैल्यू को या कोई भी ऑपरेशंस को, एक्सप्रेशन को या उसके वैल्यू को कोई भी वेरिएबल नेम में स्टोर करने के लिए या असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो ये जो राइट साइड में है ये पूरा एक्सप्रेशन है, और ये जो लेफ्ट साइड में है ये वेरिएबल है जिसके अंदर हमें वैल्यू को स्टोर करना है। आई होप इट इज क्लियर, फाइन, इट इज वेरी सिंपल। अब देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल x आपका कोई भी वेरिएबल है और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये वाली 0.6, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई आपको एक्सप्रेशन देते हैं दैट x = 3.9 × x × 1 - x, तो आप इसको कैसे इवेल्यूट करोगे। सो सी गाइस, वेरी सिंपल थिंग इज कि आपको उसके लिए प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। वो अगर अभी आपको पता नहीं भी है तो डोंट वरी, आगे के स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट साइड में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है ना, उसके अंदर सबसे पहले ये x की वैल्यू जो डिफॉल्ट दी है 0.6 वो आप डाल दीजिए। मतलब ये x के जगह पे ये 0.6 आ जाएगा, ये वाले x के जगह पे भी ये 0.6 आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट के अंदर आप पहले सॉल्व कीजिए, मतलब 1 - 0.6 क्या होगा, 0.4। फिर आपको सिंपली क्या करना है, ये 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये 0.6 से, और ये 0.6 ये 0.4 ये दोनों आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.9। मतलब इन शॉर्ट ये तीनों आप साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी ये आंसर है 0.93 वो डायरेक्टली आपके ये वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.93, फाइन। तो ये 0.93 जो आपका आउटपुट होगा वो आपका x का नया वैल्यू होगा, जो अब आप x को प्रिंट करवाओगे, रिट्राइव करवाओगे, जो भी करोगे तो अब आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 0.93 की। नाउ एक्सप्रेशंस इन पाइथन। तो एक्सप्रेशंस ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हमने देख ही लिया, इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो था इसको भी आप बोल सकते हो, ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज सिंपली राइट हैंड साइड, मतलब बीच में एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, उसके राइट हैंड साइड में आपको जो ऑपरेशन करना होगा वो होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू डालनी होती है वो होती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दैट इज इंटरप्रेटेड टू प्रोड्यूस सम अदर वैल्यू। तो अगेन ये वाला ही अगर एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन माइनस, ये जो है ये क्या है, ऑपरेटर्स है, और उसके अलावा ये x है, ये 1 है, ये 3.9 है, ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ऑपरेंड्स होंगे और उनके बीच में ऑपरेटर्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल टर्म्स दैट यू मस्ट बी नोइंग। तो ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके बनता है एक्सप्रेशन, जिसके आउटपुट में फाइनली हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। ओके
तो अब ये जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना, लेट्स से ये वाला एक एक्सप्रेशन, ओके लेट्स से अगेन यही वाला एक एक्सप्रेशन है। अब कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है हमको, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक है प्रेसिडेंस, ठीक है, एक है प्रेसिडेंस और एक होता है एसोसिएटिविटी। ना व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड व्हाट इज एसोसिएटिविटी? तो जब आपके पास आपके एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर्स हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, ऐसे अगर इसमें मोर देन वन ऑपरेटर्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व इट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ द ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब जैसे माइनस और मल्टीप्लीकेशन का अगर हम कंपेरिजन करें तो मल्टीप्लीकेशन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मल्टीप्लीकेशन हम पहले, जैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस भी है, ये ब्रैकेट्स भी है, तो ब्रैकेट्स का जो है प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस या माइनस का होता है। इस तरीके से प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं, मतलब प्रायोरिटी हमारे पास एक्चुअली प्री डिफाइंड होता है। वो प्रायोरिटी के हिसाब से जो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उनका प्रायोरिटी चेक करते हुए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दैट इज प्रेसिडेंस। एंड एसोसिएटिविटी क्या है कि अगर आपके पास एक ही तरह के ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स है, जैसे यहाँ पे देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन 2 बार है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले करना है? तो उसके लिए एसोसिएटिविटी काम आती है। एसोसिएटिविटी क्या है? कौन से ऑपरेटर में हमको राइट टू लेफ्ट करना है और कौन से ऑपरेटर में हमको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, वो एसोसिएटिविटी से पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरीके का अगर हमारे पास ऑपरेटर्स है तो हम उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल या पावर है तो उसको हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। फाइन। तो इस तरीके के कुछ रूल्स है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, या फिर आपने अगर सी, जावा इस तरीके की कोई लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ये सबका ऑलरेडी आपको आइडिया होगा ही। तो इन शॉर्ट आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास तो प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी की हेल्प से हम उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है? देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस दैट हैव कांस्टेंट वैल्यूज ओनली। जैसे देखिए इधर हमारा एग्जांपल हमने लिया है x इक्वल टू 15 प्लस 1.3। अब 15 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1.3 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो दो कांस्टेंट वैल्यूज के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इसके पहले वाले का अगर हम एग्जाम्पल ले, ये वाला x इक्वल टू 3.9 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो क्या ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में देखिए हमारा यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है जो कि चेंज हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, इसलिए ये जो है ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने दो डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज दे दिए हैं, वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Then we are having arithmetic operation. तो arithmetic expression या arithmetic operation is very simple. जब भी हमारे पास arithmetic operators हो और हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको हम बोलेंगे arithmetic expression. फॉर एग्जाम्पल हेयर बाई दिस टेबल यू विल गेट द क्लियर आइडिया। इधर जो भी ऑपरेटर्स है वो देखिए, ये सारे ऑपरेटर्स को बेसिकली हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहेंगे। मतलब आपके पास नंबर्स होंगे और वो नंबर्स के बीच में ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, कोशेंट, रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल हम लोग पाइथन में इस तरीके से लिखते हैं, डबल एस्ट्रिक। मतलब आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में हम लोग कैरेट साइन करते हैं, राइट, बट इन केस ऑफ पाइथन एक्सपोनेंशियल या फिर पावर हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डबल एस्ट्रिक। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे सिंबल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये मॉड्यूलो जो है वो रिमाइंडर के लिए यूज होता है, ये क्वोशिएंट के लिए, ये डिवीजन के लिए। अब सिंपल सा कोई प्रोग्राम बना के ये सारे सिंबल्स एक एक बार चेक कर लोगे तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो बेसिकली दीज आर द ऑपरेटर्स दैट वी यूज इन केस ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये सारे ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, then moving forward we are having relational expression. Now the first thing that you should be knowing is relational expressions are also known as boolean expressions. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम, वाइवा या कहीं पे भी रिलेशनल एक्सप्रेशन पूछते हैं या फिर बूलियन एक्सप्रेशन पूछते हैं तो वो दोनों सेम चीज़ है। तो ये क्या है? सी रिलेशनल, अगेन जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, उसी तरीके से रिलेशनल एक्सप्रेशंस में आपको पता होना चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज नथिंग बट दी सिंबल्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू।
तो इस तरीके का अगर कोई भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ पे बीच में हमने इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है और एक साइड कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, दूसरे साइड भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो ये दोनों साइड कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं या फिर कोई स्टैटिक वैल्यूज भी हो सकते हैं। बट अगर उसके बीच में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, तो फाइनली दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगे और हमको आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, राइट। अगर वो कंपैरिजन सही है तो आंसर होगा ट्रू, अगर वो गलत है तो आंसर होगा फॉल्स। तो इस तरीके से हमको जो रिजल्ट मिलता है ना इसमें, वो बेसिकली ट्रू या फॉल्स में मिलता है। इसीलिए रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ए बी सी डी की वैल्यू हमने ली हुई है 21, 13, 40 एंड 37, ठीक है। अब पी के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है, दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी माइनस डी। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या हुई, 21 प्लस 13 विल गिव अस 34, ठीक है। और c माइनस डी, यहाँ पे c माइनस डी की वैल्यू हो गई 40 माइनस 37 दैट इज इक्वल टू 3। अब हमको कंपेयर करना है यहाँ पे कि 34 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है या नहीं। तो यस इट इज ट्रू, ऑब्वियसली 34 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आउटपुट आपका मिल गया ट्रू। फाइन, तो यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन इसीलिए है कि फाइनली जो आउटपुट है वो हमको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेशनल एक्सप्रेशन और बूलियन एक्सप्रेशंस। Now moving forward, we are having logical expressions. Now these are the kind of expressions that result in either true or false. तो boolean expression की तरह logical expression में भी हमको आंसर true या false में ही मिलता है। For example, 10 equal to 9 is a condition if 10 is equal to 9. अगर 10 equal to 9 है, अगर 10 और 9 की वैल्यू सेम है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। Studying logical expressions, we also come across some logical operators which can be seen in logical expressions. तो again logical expressions समझने के लिए आपको पता होना चाहिए logical operators कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर देख ले logical operators mainly ये तीन होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं बस आपको वो पता होना चाहिए। एंड कैसे काम करता है, अगर एंड के दोनों साइड में जो ऑपरेशंस है अगर दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं तो हमको आउटपुट भी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और कैसे काम करता है, अगर दोनों साइड जो ऑपरेशंस है उन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फाइनल आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। और नॉट क्या होता है, नॉट इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन के साथ ही यूज करेंगे कि अगर एक्सप्रेशन की डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है तो नॉट लगाने से वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर फॉल्स है तो नॉट लगाने से वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनिंग लिखा भी हुआ है, मैंने समझा भी दिया है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। सो दीज थ्री एंड और एंड नॉट आर वेरी सिंपल, ओके। Let's move forward. Then we are having bitwise expressions. Bitwise expressions किसको बोलते हैं? These are the kind of expressions in which computations are performed at bit level. तो it is important कि अब तक जो भी हम expressions देख रहे थे वो अलग थे, but अब bit level पे अगर कोई भी expression होगा, what do we mean by bit level? 0101, right? तो बिट लेवल पे कन्वर्ट करके हम अगर कोई भी एक्सप्रेशन उस पर करते हैं उसको हम बोलेंगे बिट वाइज एक्सप्रेशन। जैसे देखिए गाइज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमको दी है 12, एक्स दिया है ए राइट शिफ्ट 2, वाई है ए लेफ्ट शिफ्ट 1। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 12 है ना, ये 12 को आपको बिट वाइज इसका जो बाइनरी वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करना है और उसको फिर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट करना है और उसका आउटपुट यहाँ पे लिखना है। तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा, बट स्टिल आई नो मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस। तो एक सिंपल सा ये वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है गाइस, ए की वैल्यू यहाँ पे दी है 12, ठीक है। अब अगर आपको इसको बिटवाइज में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे, बिट में हम कैसे करते हैं, 2⁻0 इज 1, 2⁻1 is 2, 4. See, 2⁻0 is 1, 2⁻1 is 2, 2⁻2 is 4, 2⁻3 is 8, 2⁻4 is 16, फिर उसके आगे जाए तो 32, उस तरीके से, ठीक है। अभी इतना ही लिखते हैं। अब हमको 12 की वैल्यू कन्वर्ट करनी है बाइनरी में, तो 12 कैसे बनेगा, 8 + 4 = 12, ठीक है। 8 + 4 = 12, तो 8 और 4 में 1 1 आ जाएगा, बाकी दोनों में 0 0 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गई बाइनरी वैल्यू ऑफ 12, ठीक है। ये मुझे बाइनरी वैल्यू ऑफ 12 मिल गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, x = क्या है, x में हमें क्या करना है, a की जो वैल्यू हमको मिली ना उसको हमें 2 राइट शिफ्ट करना है,
फाइन। उसको हमें दो राइट शिफ्ट, मतलब ये दोनों जो 1 है इसको हमको राइट में मूव करना है 2 बार, मतलब ये वाला जो फर्स्ट 1 है वो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये सेकंड 1 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी दोनों जगह पे 0 एज इट इज रख देते हैं हम लोग। तो ये क्या बन गया, ये दोनों जगह पे 1 आ गया, तो इसके ऊपर है 2, इसके ऊपर है 1, तो 2 + 1 मतलब इसकी वैल्यू हमको मिल गई 3। x की वैल्यू क्या मिल गई 3, इसलिए देखिए यहाँ पे राइट आया है, यस x की वैल्यू आ गई 3 जो हमको भी मिल गई, फाइन। सिमिलरली y को क्या किया है, y में हमने a को लेफ्ट शिफ्ट किया है 1 से, तो ये रहा हमारे a की वैल्यू, ठीक है, ये a की वैल्यू थी, इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से, मतलब ये पहला वाला 1 एक इधर आ जाएगा, दूसरा वाला 1 एक इधर आ जाएगा, और बाकी तीनों जगह पे 0 0 0 रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 1 यहाँ पे आ गया, तो एक 1 के ऊपर क्या है 16, दूसरे 1 के ऊपर क्या है 8, तो 16 + 8 विल गिव मी 24, ठीक है। उस हिसाब से y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 24, यहाँ पे आ रहा है यस, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 24। समझ में आया कैसे मिला? इट इज़ वेरी सिंपल, बट आई हैव सीन दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा करके दिखाया। इट इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, जो भी हमारे पास ये वैल्यू थी 12, उसको हमने बिट वाइज या बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट किया, उसके अंदर ऑपरेशंस किए, और जो भी आंसर आया उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। तो इसको बेसिकली बोलते हैं बिट वाइज एक्सप्रेशन, बिकॉज हम सारा एक्सप्रेशन जो है वो बाइनरी वैल्यूज में कर रहे हैं। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन। इट इज सिंपल दैट we can also use different types of expressions in a single expression and that will be termed as combinational expression। मतलब यहाँ पे ये रहा कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्लस भी हमने कर दिया, बिट वाइज राइट शिफ्ट भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी बिट लॉजिकल, बिट वाइज, अरिथमेटिक, इस तरीके के अलग अलग ऑपरेटर्स को आप मिक्स करते हो, उसको आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन। बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसी नीड आती है कि हमको अलग अलग ऑपरेटर्स साथ में यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। इन दोज केसेस वी कैन कॉल इट कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। Now what is multiple operators in expression? Operator precedence. This is nothing but very simple कि कोई भी एक्सप्रेशन में, अगर जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स है, तो आपको वो एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। व्हाट इज प्रेसिडेंस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रेसिडेंस इज नथिंग बट प्रायोरिटी। तो जब आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स है, आप लोग ये नीचे डेफिनेशन भी है सारे, वो आप पढ़ लेना, बट बेसिकली व्हाट द मीनिंग इज कि अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? वो सारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे। ऑलरेडी जो प्री डिसाइडेड है हमको वो देखना है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी है, और प्रायोरिटी वाइज जो हाईयर प्रायोरिटी है उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो थोड़ी कम प्रायोरिटी है वो बाद में करेंगे। उस तरीके से प्रायोरिटी वाइज हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास हो सकता है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, डिवीजन है, और ये डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंशियल है। तो इस तरीके से जब मल्टीपल ऑपरेटर्स आपके पास होंगे तो आपको वो सबकी प्रायोरिटी देखनी है। अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता तो ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। मैं एक एक मिनट रख रही हूँ, आप यहाँ पे लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा किस तरीके से सॉल्व किया है। इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। आपको सिंपली सबका जो है ना प्रायोरिटी वो पता होना चाहिए। तो ये जो प्रायोरिटी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंथेसिस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर आ जाएगा पावर का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, ठीक है। और एसोसिएटिविटी तो आपको देखनी है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से देखिए जैसे यहाँ पे किया है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को सॉल्व किया है। 2 पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है। फिर डिवीजन किया है, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2। फिर मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 इंटू 5 इज 10। और लास्ट में जब 1 और 10 बचा है उन दोनों को ऐड कर दिया है, दैट विल गिव यू 11, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब अगर आपको प्रायोरिटी नहीं पता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से प्रायोरिटी आपको दे दी गई है 1 to 14। इसमें मोस्टली सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो आ गया है। तो इस हिसाब से ये जो चार्ट है आई वुड से कि आपको ये याद कर लेना है, बिकॉज अब वैसे प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशन है तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या ब्रैकेट्स है। अगर ब्रैकेट्स है या पैरेंथेसिस है, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। फिर अगर एक्सपोनेंशियल है आप उसको सॉल्व करोगे। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो इनमें से कोई है तो वो सॉल्व करोगे। इस तरीके से ये जो पूरा टेबल है उस हिसाब से आपको ये चीज़ों को सॉर्ट करना है और उसी ऑर्डर में सॉल्व करते जाना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। अगेन गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत
मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे देंगे, सिर्फ अगर आपको प्रायोरिटीज पता हो अच्छे से तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व करके 2 मार्क्स 4 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द टेबल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट इट डाउन एंड विद द प्रैक्टिस यू विल बाय हार्ट दीज थिंग्स, और इस हिसाब से आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर